नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस CPET जो हमारा एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर 2022 को होने वाला है, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भोगवा। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और अगर हम लोथल की बात करें तो दोस्तों, लोथल रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। इस स्थल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करें रावी की, तो दोस्तों आप जानते हैं कि रावी नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का हड़प्पा जो स्थल था वो खोजा गया था, हड़प्पा। और इसकी खोज, हड़प्पा की खोज दोस्तों सर राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद दोस्तों, ये जो तीसरा ऑप्शन हमारा हिंडन है, इसकी खोज आप जानते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, मेरठ में। और इसकी खोज ये आलमगीरपुर दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे, और ये आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। उसके बाद अगर हम दोस्तों सिंधु की बात करें तो आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चन्हुदड़ो जो ये एक ग्रामीण स्थल केवल है दोस्तों सिंधु सभ्यता का। पूरी सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, लेकिन अगर चन्हुदड़ो की बात करें तो ये ग्रामीण स्थिति दिखाई गई है इसमें। तो दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का अगर शहर की बात करें तो मोहनजोदड़ो है। उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। तो दोस्तों, अंग्रेजों के सामने किसकी सेना थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों की। दोस्तों, अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहे थे और फ्रांसीसियों का सर लॉर्ड लाली कर रहे थे। तो दोस्तों, लॉर्ड लाली की सेना फ्रांसीसी सेना थी और अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहे थे। और 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। और दोस्तों, यहीं से फ्रांसीसी सेना का पतन हो गया भारत से। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों डचों की, तो वेदरा युद्ध जो 1759 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों की सेना ने डचों की सेना को पराजित किया था और डचों का भी पतन हो गया था दोस्तों इस युद्ध से। और अगर हम बात करें पुर्तगालियों की, तो दोस्तों भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था 1498 में, वास्को डिगामा आया था। और अगर सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे दोस्तों। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट जब करते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि ये पिछले कई प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो हमारे ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक आप जानते हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं। और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों 1867 ईस्वी में की। प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने 1867 ईस्वी में की। उसके बाद अगर हम दोस्तों अपने दूसरे ऑप्शन दयानंद सरस्वती की बात करें, तो दयानंद सरस्वती ने आप जानते हैं दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की, 1875 में। दोस्तों, दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस CPET में बनेगा 100%। अगर उसके बाद दोस्तों हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों इन्होंने कब की, तो इन्होंने 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने बेल्लूर मठ की भी स्थापना की है। और बेल्लूर मठ की स्थापना इन्होंने 1887 में की दोस्तों। 1887 में बेल्लूर मठ और रामकृष्ण मिशन की 1897 में। उसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय, दोस्तों इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना की। और अगर इन्होंने ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना की है तो किस सन में की है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की। उसके बाद दोस्तों इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की है, वेदांत कॉलेज। और अगर वेदांत कॉलेज की बात करें तो दोस्तों इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। और उसके बाद इन्होंने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की। और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन। दोस्तों आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो था वो 19 जुलाई 1905 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। दोस्तों 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और ये दोस्तों घोषणा शिमला में लॉर्ड कर्जन ने की थी। उस समय गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉर्ड कर्जन था और इसने ये घोषणा शिमला में 19 जुलाई 1905 को की। उसके बाद दोस्तों ये घोषणा होने के बाद ये बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो हम बात करें अगर बंगाल विभाजन लागू की तो 16 अक्टूबर दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया बंगाल विभाजन कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हो गया। उसके बाद दोस्तों ये शासन आया लॉर्ड हार्डिंग का। जो लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल जब बना 1910 से 1916 तक, लॉर्ड हार्डिंग का अगर टाइम पीरियड करें तो 1910 से 1916 तक दोस्तों बंगाल विभाजन किया किसने था? तो कर्जन ने। और 1910 में जब ये लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बना तो इसने दोस्तों ब्रिटेन के इसी के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम थे। ये 1911 में भारत इनका आगमन हुआ और इन्होंने जब भारत आगमन हुआ तो ये दोस्तों दिल्ली में एक भव्य दरबार का स्वागत किया गया और इसी दरबार में इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। तो दोस्तों जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था, लेकिन यहाँ अगर कहा जाए गवर्नर कौन था तो लॉर्ड हार्डिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन को रद्द किया तो लॉर्ड हार्डिंग ने। और जॉर्ज पंचम ने दोस्तों बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की और उसी समय दोस्तों 1911 में जब ये जॉर्ज पंचम आए तब इन्होंने कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का भी घोषणा की थी कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होगी भारत की। लेकिन दोस्तों घोषणा तो 1911 में हो गई थी, दिल्ली राजधानी हमारी 1912 में बनी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को लास्ट तक देखते चलना। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम हमेशा कहते आए हैं कि UPSSC की दृष्टि से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अनहैप्पी इंडिया, आनंद मठ, द इंडियन स्ट्रगल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम द इंडियन स्ट्रगल है। अगर हम बात करें अनहैप्पी इंडिया, दोस्तों अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लाला लाजपत राय की पुस्तक है। लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें आनंद मठ, आप जानते हैं आनंद मठ दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दोस्तों रचना दादा भाई नौरोजी की है, पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी दोस्तों इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इस पुस्तक में इन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चावल और जूट उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर देश की बात करें तो जूट उत्पादन में बांग्लादेश नंबर 1 पर है और अब बांग्लादेश से सटा हुआ अपना राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों चावल और जूट का उत्पादन में भारत में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा, गेहूँ का उत्पादन होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, चावल सर्वाधिक यहाँ पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है? दोस्तों भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार आप जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में है दोस्तों। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश और यहाँ भारत का लगभग 41% अभ्रक पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों बात करें तो दूसरे नंबर पर राजस्थान है 21% के साथ। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑप्शन 3 ही दिए हुए हैं, एनी बोरलाग, डॉक्टर वर्मीज कुरियन और डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और अगर हम विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो NE बोरलाग। और अगर दोस्तों दुग्ध क्रांति के या ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्मीज कुरियन है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है
दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों हमारे चैनल पर पॉलिटी की क्लास चलाई जा रही है, उसमें ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो दोस्तों ये भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श के वाक्य हैं, ये फ्रांस के देश से लिए गए हैं। और अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आयरलैंड से दोस्तों डीपीएसपी, भारत राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत की संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो आप जानते हैं दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई, उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो हमारा आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा, स्थायी अध्यक्ष। उसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। और अगर हम भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो दोस्तों ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगर प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो दोस्तों प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है यकृत का क्या कार्य है? तो दोस्तों यकृत का कार्य क्या है आप लोग बताइएगा। यकृत का कार्य दोस्तों पाचन और प्रोटीन संश्लेषण यकृत का कार्य है। दोस्तों पाचन और प्रोटीन संश्लेषण करना यकृत का कार्य है। उसके बाद हम अपने 12वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। खादी भारत ने किस पूर्वोत्तर राज्य में अपना पहला रेशम उत्पादन संयंत्र स्थापित किया था? तो दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा चुलू गांव, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों चुलू गांव अरुणाचल प्रदेश में खादी भारत ने पूर्वोत्तर राज्य में अपना पहला रेशम उत्पादन संयंत्र स्थापित किया। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। किस देश को हराने के बाद भारत ने थॉमस कप 2022 में अपना पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप में अपना पहला खिताब जीता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा आंसर नंबर 1 कि थॉमस कप में भारत ने इंडोनेशिया को हराया। और दोस्तों भारत ने 3-0 से इंडोनेशिया को हराया था। 3-0 से इंडोनेशिया को हराया। और इसमें ये 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया थी। और अगर इसके आयोजन की बात करें तो दोस्तों इसका आयोजन थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में आयोजन हुआ था। थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। जुलाई 2022 में पीएम मोदी ने कहां पर 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया? दोस्तों आप जानते हैं कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया है। और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। तो हमारा आंसर नंबर तीसरा सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हमारे ऑप्शन है 2, 8, 10, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। और इसमें 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, इसमें मतलब उपलब्धि लिए हुए होते हैं, उनको मनोनीत करता है। और दोस्तों वर्तमान में अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात करें सदस्य संख्या की तो 245 है, जिनमें दोस्तों 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और देश जो 233 बचते हैं वो संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अधिकतम संख्या ये दोस्तों 250 हो सकती है। अगर राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो 250 हो सकती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता है। और इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में दोस्तों सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने का जो परसेंटेज है वो लेस देन हो गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो दोस्तों अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो हमारे ऑप्शन है आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और दिया मिर्जा। दोस्तों तो अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन हमारे हैं शहनाई, सरोद, वीणा और बांसुरी। तो आप जानते हैं दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं।
सहनाई वादक दोस्तों। और अगर हम बात करें तो इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न दोस्तों भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, हमारे ऑप्शन है 4, 6, 8, 7। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब 6 हमारी भाषाएं कौन सी हैं, तो दोस्तों तमिल तेलुगु संस्कृत दोस्तों, संस्कृत, ये 3 भाषाएं हमारी हो गई। और उसके बाद दोस्तों 3 हमारी है कन्नड़ के बाद दोस्तों मलयालम हो जाएगी, मलयालम के बाद दोस्तों ओडिसी। ये हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कामाख्या माता मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, आप जानते हैं कि असम गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ी पर कामाख्या माता मंदिर स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कामाख्या माता मंदिर दोस्तों गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ी पर असम में स्थित है। उसके बाद आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है 1997, 98, 2002 और 2002 और 2004। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 5 कर लीजिए 1999। तो दोस्तों पंडित रविशंकर जो सितार वादक थे, ये सितार वादक थे और इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। तो दोस्तों पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में दिया गया और ये सितार वादक थे। और अभी हमने देखा था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे और उन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।